तो क्या अगर हम आपको कश्मीर दें तो आप ट्रेनें भर भर के भारत के 15 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में लेंगे? ये पूछा। हम देंगे आपको इस देश के सारे मुसलमान, क्योंकि वही तो आधार है ना बंटवारे का। ईरान को बात समझ में आ गई। ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने अपने को उस प्रस्ताव से अलग कर लिया, और क्योंकि ये एक मत से लाया गया प्रस्ताव यूएनएचआरसी में आया था, एक भी व्यक्ति अपना प्रस्ताव वापस लेता है, अपना समर्थन वापस लेता है, तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। तो उस समय भारत ने अपनी साख बचाई, अपना मुकदमा जीता, और हम भारत लौटे। ये मैं घटना आपको इस घटना को बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं घटना उस घटना की पृष्ठभूमि में बता रहा हूं जो मैं अब आपको बताऊंगा। तो 1993 में ये हो गया, हमें निकले हुए 4 साल हो गए थे, हम 90 के शुरुआत में निकले थे। 1994 में हमारा समुदाय, यही पनून कश्मीर संगठन भारत के मानवाधिकार आयोग के पास गया, यूएनएचआरसी के पास, और कहा कि हमें कश्मीर से निष्कासित हुए 4 वर्ष होने को आए। भारत सरकार ने इस पर न कोई श्वेत पत्र जारी किया है, न हमें हमारा स्टेटस बताया है, हम क्या हैं, हम रेफ्यूजीज हैं अपने ही देश में। न इस विषय में कोई नीति बनाई है, न कोई निर्णय लिए हैं, न हमें कोई कॉम्पनसेशन दिया है, न हमारे खिलाफ हुए अपराधों की जांच की है, किसी पर मुकदमा चलाया है, किसी को सजा दी है, आज तक नहीं हुआ है ऐसा। लेकिन मैं 94 की बात कर रहा हूं, अभी 4-5 साल ही हुए थे, तब भी यही स्थिति थी। तो बताइए कि हम हैं कौन, हमारा क्या होगा, हमारी क्या परिस्थिति है, हम किस स्थिति में खड़े हैं। तो उस समय भारत के मानवाधिकार आयोग के मुखिया थे जस्टिस वेंकटचलैया। उन्होंने भारत सरकार को एक नोटिस जारी किया कि हमारे पास ये याचिका आई है, आपको इस पर क्या कहना है। आप जानते हैं उस भारत सरकार ने, उस गृह मंत्रालय ने, जिसके मुखिया शंकर राव जी थे, क्या जवाब दिया? लिख करके एफिडेविट पे जवाब दिया कि कश्मीर के हिंदू अपनी मर्जी से कश्मीर से बाहर आए। अभी कुछ महीने पहले वो हमें आगे करके जिनीवा में कह रहे थे कि इन पर अत्याचार हुआ है, इनका जातीय संहार हुआ है। अगर किसी के मानवाधिकारों का हनन हुआ है तो वो ये समुदाय है। और हमने जब उनसे ये पूछा तो कहते हैं भाई चुप रहिए, हमें मत घसीटिए इस विवाद में। भारत एक बहुत भीषण संग्राम लड़ रहा है कश्मीर में, हमें वो लड़ने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपकी बात सुनेंगे, हम सब कुछ करेंगे। इंडिया इज कमिटेड दिस दैट एंड द अदर। आज तक हमें माइग्रेंट कहा जाता है। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी अपनी मर्जी से बाहर आते हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, सैर सपाटे के लिए, कहीं की जलवायु पसंद आ गई तो वहां रहने के लिए। ये प्रवासी होते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से वापस जा सकते हैं। हमें माइग्रेंट कहा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में हम माइग्रेंट हैं। आज भी एक भी हत्या, एक भी बलात्कार, एक भी अत्याचार के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं हुई है। इस आने वाली 19 जनवरी को 34 वर्ष हो जाएंगे। आज तक सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी नहीं किया, एक इंक्वायरी नहीं बैठी है। कोई रेल का हादसा हो जाए, कोई सड़क बड़ी दुर्घटना हो जाए तो मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी बैठ जाती है, जानते हैं ना आप सब। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए, इंक्वायरीज बैठती हैं। आज तक ये इंक्वायरी नहीं बैठ पाई कि कश्मीर से
हिंदू भाप बन के उड़ गए क्या? कहां गए कश्मीर के हिंदू? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो औरंगजेब अपने जीते जी नहीं करा सका, और हम उस वक्त दोष देते थे कि भारत संगठित नहीं है, भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, भारत की अपनी एक सेना नहीं है, भारत का एक संविधान नहीं है। जब हम विस्थापित हुए, इस देश में 800 सांसद थे, चुना हुआ प्रधानमंत्री था, 15 लाख की फौज थी, अर्धसैनिक बल थे, पुलिस थी, न्यायालय थे, जीता जागता प्रेस था, इस दुनिया में मानवाधिकारों की घोषणा थी। ये सब किसी काम नहीं आए, आज तक नहीं आए। नौ प्रधानमंत्री हुए हैं जब से हमारा विस्थापन हुआ है, आज तक एक भी प्रधानमंत्री किसी शरणार्थी शिविर में नहीं गया। आज भी 20,000 से ज्यादा शरणार्थियों का शिविर जम्मू में चल रहा है, जगती में सबसे बड़ा शिविर है, अन्य शिविर भी हैं आज भी। ये रवैया रहा है इस देश की व्यवस्था का, सरकारों का। हमने हर रंग की सरकार देखी, हर पार्टी की, हर गठबंधन की, हर नेतृत्व की, हर विचारधारा की। इन विषयों पर हां, टीवी पर बहस हो तो इस मुद्दे की आड़ जरूर ली जाती है। कोई आपको कहे कि आपने यहां दंगे करा दिए, तो उसके जवाब में जरूर कहा जाता है कि आपने कश्मीर में क्या किया, आपने सिखों के साथ क्या किया। तो बहस में नंबर कमाने के लिए हमारा मुद्दा बहुत अच्छा है, लेकिन इस विषय में हो क्या रहा है इस पर साफगोई नहीं है। और इसके लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी है। मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा। भारत में, भारतीय नेतृत्व में, राजनीतिक नेतृत्व में, समझ में कहीं कोई अपराध भाव है कि हमने शायद कश्मीर को जबरदस्ती जकड़ रखा है, तो हमें वहां खुश करना है, हमें वहां विकास करना है, विकास। कश्मीर का जिहाद वहां पर राजमार्ग बनाने के लिए, सुरंगें बनाने के लिए, रेलवे पहुंचाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं हो रहा है। कश्मीर में आज भी प्रति व्यक्ति कार तो एक विलासिता का साधन है ना, आवश्यकता नहीं है ना कार, मतलब डेली नीड्स में तो नहीं आती ना गाड़ी 4 पहिए की, 2 पहिए की आ सकती है आपको कहीं से जाना हो, लेकिन कार एक सुविधा से ज्यादा सुख और विलासिता मानी जाती है इस देश में आज भी। प्रति व्यक्ति कार कश्मीर घाटी से ज्यादा और कहीं नहीं है। कश्मीर घाटी में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना ज्यादा है। तो जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ का पैकेज 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले कश्मीर में अपनी रैली में दिया था, तो जवाब में सैयद अली शाह गिलानी ने कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप हमारी सड़कें सोने की भी बना दें, हम आजादी का मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। मुंह पर कहा था। लेकिन हम गिनाते रहते हैं कि हमने अब वहां एम्स पहुंचा दिया है, हमने वहां इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, हमने इतने सारे टूरिस्ट पहुंचा दिए हैं, हमने अर्थव्यवस्था में इतना निवेश ला दिया है।
हमारी नीति आज भी दिल जीतने की, खुश करने की, लाद देने की, कि वो कृतज्ञ होकर कहेंगे कि भाई हमसे भूल हो गई, आप इतने अच्छे थे, हमको पहचानने में देर हो गई, ये सुनने को तरस रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि जिहाद की हमारी क्या समझ है। मतलब हालत यह है कि हम इस बात पे इतराते हैं कि अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कश्मीर में निवेश कर रहे हैं। आपने सुना होगा, सुना कि डेलीगेशंस गए हैं कश्मीर में, अब वो वहां निवेश करेंगे। मैं हैरान होता हूं, ये सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात से कश्मीर में जिहाद को फंड करने के लिए हवाला से पैसा आता था। भाई पैसा चाहिए, कलाशनिकोव सस्ती थोड़ी आती है। पत्थर फिकवाने वालों को अगर आपने हर रोज 500-500 रुपए देने हैं, 1000-1000 रुपया देना है, तो वो कहीं से तो आएगा ना। उनके मुकदमे लड़ने के लिए महंगे महंगे वकील खड़े करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पैसा चाहिए। अगर आपने हड़तालें करानी है जो हफ्तों महीनों चलती हैं, तो लोग भूखे थोड़ी मरेंगे। अगर वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, कश्मीर में हमारे निकलने के बाद उस आतंकग्रस्त क्षेत्र में भूमि का भाव 300-400 गुना हो गया है। अगर जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर यह राहु बैठा हो, वहां पर पैसा कहां से आ रहा है जमीन का भाव इतना बढ़ जाने के लिए? तो ये इन्हीं जगहों से पेट्रो डॉलर्स आ रहे थे हवाला करते हुए। अब ये सीधे लेफ्ट राइट करते हुए, मार्च करते हुए आएंगे, बैंकिंग से आएंगे, औपचारिक चैनल से आएंगे, आप रोक भी नहीं पाएंगे, कहेंगे हम निवेश कर रहे हैं। जहां पहले इधर उधर से कूद फांद के संपर्क करके नेटवर्क बनाया जाता था, अब साफ साफ नेटवर्क खड़ा करेंगे, नौकरियां देकर नेटवर्क खड़ा करेंगे, आप पूछ भी नहीं पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि इजराइल कभी ईरान को कहेगा कि आइए हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए? सुन रहे हैं ना खबरों में कल से क्या हो रहा है। मतलब जो आपके यहां आतंक करवाने के लिए साधन मुहैया करा रहा हो, आप उसको कहेंगे आइए जजमान बन के बैठिए। ये कोई बहुत सूक्ष्म बुद्धि की, तीव्र बुद्धि की समझ नहीं कह, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, ये सामान्य बुद्धि की बात है। मतलब कौन शत्रु को अपने घर आने के लिए सीधा बड़ा रास्ता दीवार खोल के देता है? जो खिड़की से कूद फांद कर आने की कोशिश करता, हम देते हैं, हम दे रहे हैं, और हम इस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि कश्मीर में अब अरब देशों से निवेश होगा। मुझे नहीं मालूम कि हमारे नीति निर्माता कौन है। हम लोग इसमें भी कोई बहुत जबरदस्त चाल ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ मास्टर स्ट्रोक होगा, कोई गजब की रणनीति होगी, कोई अंतर्दृष्टि होगी। यही ख्याति हम पंडित नेहरू को भी देते थे तब, कि अरे साहब आप कौन होते हो, आप जानते हो नेहरू जी क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आप किस व्यक्ति को टोक रहे हो, आपको समझ में आता है? कहां नेहरू जी और कहां आप अपने तर्क और तथ्य लिए घूम रहे हो? देश को आजादी दिलाई नेहरू जी ने, अब सामने आ रहे हैं क्या क्या कर गए नेहरू जी। तब नेहरू जी के साथ आप अगर किसी विवाद में पड़ते तो आप पिटाई खाने लायक हो जाते सार्वजनिक रूप से। होते कि नहीं होते? कि किस व्यक्ति पर क्या आरोप लगा रहे हो, किसकी नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो हमें थोड़ा इन विषयों में
वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, राग द्वेष से ऊपर उठकर, क्योंकि ये देश का मामला है। किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार, किसी की जीत, किसी की हार का नहीं है, देश का मामला है। और इसलिए जब 5 अगस्त 2019 को 370 भंग किया गया, मैं आपको बता नहीं सकता, उस क्षण मैं एक स्टूडियो में था, क्योंकि ये बहुत अटकलें चल रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, संसद का सदन बुलाया गया है। हमें लाके 10 बजे बिठा दिया गया था, 11 बजे सदन शुरू हुआ, अमित शाह जी ने कुछ घोषणा की, किसी को पता नहीं, वो लोग सोच रहे थे कि अमरनाथ यात्रा के विषय में कुछ हो रहा है, कुछ कहीं और कोई संकट आया है, कोई विशेष घोषणा होने वाली है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में मैं ये दिन देखूंगा कि 370 हट गया। मैंने कहा इस देश में, इस देश की सरकारों में, इस देश के नेतृत्व को 100 खून माफ। आज शायद ये समझ आया है कि जिहाद की जड़ कहाँ है, और अब हमने जो 370 को छेड़ा है तो ये किसी युद्ध की घोषणा से कम नहीं है। वी हैव पुट जिहाद ऑन नोटिस। ये हम सबका, मेरे सब साथियों का, पूरे समुदाय का ये मानना था कि इस देश ने अब कमर कस ली है कि हम अब और फिरौती अदा नहीं करेंगे। हमने गर्दन पर हाथ डाला है जिहाद की, और अब हम जिहाद की ईंट से ईंट बजाएंगे। अब तक हम ये युद्ध लड़ने को तत्पर नहीं थे, हम केवल बचाव कर रहे थे, हम समझा रहे थे, बुझा रहे थे, पुचकार रहे थे, बहला रहे थे, जो मांगो दे रहे थे, हम युद्ध नहीं लड़ रहे थे। लेकिन अब 370 हटाया है, ये युद्ध की घोषणा है, और अब ये युद्ध